लास्ट हमारे 3 टॉपिक डीडीटी, बीएचसी एंड पीओ अभी खत्म होते हैं। 10 फंडामेंटल के टॉपिक है बड़े लास्ट ईयर आ चुके हैं। सबसे बड़ी खास बात ये है ना, और बहुत साल से नहीं आए थे, इसी साल ही रिपीट हुए हैं। तो हो सकता है वो कि इनका टाइम आ गया वो आना चालू कर दे। तो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज डी डी टी। अच्छा नाम लगता सुनने में, डी डी टी। जैसे VIP है ना, सुनने में बड़ा आसान लगता है, डी डी टी डी डी टी। लेकिन ये सुनने में अच्छा है, बाकी पाइजनस से नहीं करने। इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, और हम आपको बता दें नाउ इट इज बैन हो चुका है इस पर, क्योंकि ये मैमल्स के टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाता है, तो पॉइजनस है। हालांकि जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे हम आप, तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे फिश वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन फिर भी ये बैन हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में बैन है, इसका यूज कहीं नहीं होता। लेकिन फिर भी इंडिया में हो रहा है अभी भी, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन ये है कि इंडिया के पास कोई दूसरा इससे चीप ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो मॉस्किटोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया को किल कर दे ना। यही सबसे सस्ता केमिकल से बड़ी फास्ट है। जो आपके फीमेल एनाफ्लीज जो आपको मलेरिया फैलता है, उसमें एनाफ्लीज मॉस्किटो से फैलता है और किसी से नहीं फैलता है ना। फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटोज होते हैं तो उसको ये किल करते हैं। वो भी एक इंसेक्ट है, मॉस्किटो बहुत इंसेक्ट होता है। फ्लाइंग्स वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो इंसेक्ट लाते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं वो पेस्ट लाते हैं, है ना। तो पावरफुल इंसेक्टिसाइड में पहले एग्रीकल्चर में भी यूज था, लेकिन अब सब जगह बैन है। फिर भी इंडिया में इसको गैर कानूनी तरीके से यूज किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके लिए तो हार्मफुल है, लेकिन दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं है। कैन मे बी कॉज ऑफ डेथ। बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए तो ये साक्षात यमराज है। अगर एक फिश पानी में चला गया तो वहाँ की जो फिशेस हैं, अगर 100% फिशेस तो 50% निपट जाएंगे, तो बहुत ही खराब है। फिशेस के लिए तो ये साक्षात यमराज है, बहुत तेजी से उस पर रिएक्ट करता है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सब अभी समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले DDT के बारे में जानेंगे। प्रिपरेशन करेंगे सबसे पहले DDT। 2 मार्क्स में आते हैं, कभी 2 से ज़्यादा नंबर के नहीं आए, शॉर्ट नोट आते हैं 2 नंबर के ना। तो प्रिपरेशन देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहाँ देखो हम लोग CH3CHO। What is the name of this molecule or compound? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। अच्छा देखो, एसिटाल्डिहाइड में हमने 3 हाइड्रोजन निकाल दिए यहाँ से, और यहाँ पर ऐड कर दिए 3 क्लोरीन एटम। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसिटाल्डिहाइड में कितने क्लोरो आ गए? इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। गेट इट? क्लियर है पॉइंट? एसिटाल्डिहाइड में कितने आ गए क्लोरीन? 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। लेकिन वेरी फेमस नेम है इस कंपाउंड का, ध्यान रखिएगा, क्लोरल। इसको क्या कहते हैं हम? क्लोरल। ये इसका फेमस नेम है ना। When chloral react with 2 molecules of chlorobenzene, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स से इसकी रिएक्ट कराना है, रिएक्शन करानी है।
क्लोरोबेंजीन हो गया 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। एंड पेडेंसी किसकी रहती है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए डीडीटी कैसे बनेगा। अच्छा हम इस पॉइंट के हाइड्रोजन शो करें यहाँ पर, देखो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन निकले? 2, तो H2O क्या एलिमिनेट हो गया? व्हाट कैन एलिमिनेट? वाटर मॉलिक्यूल, H2 एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान देखो, बस हो गया। इसकी 2 वैलेंसी कम गई और यहाँ प्रत्येक बेंजीन की एक वैलेंसी कम गई, तो यहाँ से कम हुई है ना, तो एक बेंजीन रिंग इस बॉन्ड से आके जुड़ जाएगी और दूसरी बेंजीन रिंग इस बॉन्ड से आके जुड़ जाएगी। देखो कैसे, पहले देखो कैसे करना, ठीक है। देखो ध्यान से, जे हमने लिखा CCl3 CaH, एक वैलेंसी लिखा लीजिए, एक वैलेंसी लिखा लीजिए, तो एक बेंजीन रिंग इस वैलेंसी से आके लिंक हो जाएगी और दूसरी बेंजीन रिंग इस वाली वैलेंसी से आके लिंक हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को सही कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये वाला पॉइंट लिंक हुआ ना, तो अभी इस वाले पॉइंट में तो क्लोरीन बचेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, दिस इज एडिडिटी, द मॉलिक्यूल इज एडिडिटी। चलिए करिए रिएक्शन, फिर इसका नाम बताते हैं पूरा। DDT, आपको पहले क्या समझ में आएगा? चलो अब इसका नाम लिखो ना, नाम कैसे होना है इसका, पूरा नाम भी पता होना चाहिए ना, वाइवा में पूछा जाता है। अच्छा देखो, डाइक्लोरो, कितने क्लोरो हैं? 2, नाम देखो सबसे पहले, फिर बाद में लिखना। डाइक्लोरो और बेंजीन रिंग को अगर हम साइड में सब्स्टिट्यूट मारे तो इथेनिल कहलाएगी, तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल, यहाँ तक ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल। अब यहाँ आ गए हम, सिंगल बॉन्ड है मतलब कार्बन को एल्केन काम करेंगे, तो इथेन है, लेकिन कितने क्लोरो इथेन में? 3, तो ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन। तो देखो D यहाँ से, D यहाँ से एंड T यहाँ से, तो ये बन गया DDT।
अच्छा और देखो इसका और बेटर नेम हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर हम मैग्नीशियम इस पॉइंट से जुड़ी है जिसको नंबर 1 दे दें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 है ना, तो इसको 1 डैश दे दें, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश और इसको 4 डैश। तो ये जो डाइक्लोरो लगे हैं, एक लगा है 4 पे एंड सॉरी और एक लगा है 4 डैश पे, तो हम बोल सकते हैं 4 डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन है ना। क्या बोल सकते हैं 4 डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल, या फिर कैसी पोजीशन पैरा की है ना, ये पैरा वाली पोजीशन है ना, तो इसको पैरा मान ले तो ये क्या कहलाएगा पैरा डैश, ऐसा भी लिख सकते थे हम पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये कंप्लीट नेम हो गया डीएफटी का। जरूरी नहीं है नंबरिंग लिखो, तो आप अपने लॉजिक से ना, आपका स्ट्रक्चर अच्छा दिखना चाहिए, जो चीज समझ में आती है उसको डायरेक्ट फोन को ऐसे ना अपना क्लियर दिखना चाहिए कॉपी में, सॉरी हेयर कॉपी में चीजें तो लिखना है, लेकिन नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, अब इसके देख लेते हैं, इसकी कुछ यहीं पर है ना, इसकी कुछ यहीं पर प्रॉपर्टी लिख देते हैं ना, यहीं पर, क्योंकि बहुत कम है इसलिए यहीं पर लिख देते हैं ना। पहला यहाँ पर लिख देते हैं हम, कैसा है ये, वाइट है, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एक बात आपको ये याद रखनी है, दूसरा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं 190 डिग्री सेल्सियस, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू केल्विन यू मे कन्वर्ट सिंपली ऐड 273 है ना। तो अगर 273 ऐड कर देंगे इसमें तो ऐसे ही देख लें 200 और 300 282 हो जाएगा 282। सॉरी 382 कैसे होगा, 100 2 3 382 केल्विन, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। कैसा है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका 190 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखते हैं इसकी यूजेज। वेरी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीज used as an strong insecticide, जो इंसेक्ट को भी करे, जो हमारे फ्लाइंग उड़ने वाले फ्लाई करते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं वो खिलाते हैं इंसेक्ट, और जो रेंगने वाले होते हैं वो खिलाते हैं पेस्ट। यूज्ड एज एन स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। इसका फर्स्ट यूज हो गया यूज्ड एज एन स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। सेकेंड यूज देखिए इसका, एज अ एंटी, मतलब जहां भी एंटी लग जाए मतलब कुछ नेगेटिव विरुद्ध, किसी के विरुद्ध काम होने वाला है, एंटी, एज अ एंटी
मलेरियल सब्सटेंस और एजेंट लिख सकते हो एज अ एंटी मलेरियल सब्सटेंस, एज अ एंटी मलेरियल सब्सटेंस टू kill anopheles, 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 mosquitoes, 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 an antimalarial substance to kill anopheles mosquitoes which are responsible for, पता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तीन वर्ड याद रखो वेस्ट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड एंटी मलेरियल, ये तीन वर्ड याद है आपको, यूज याद है इसके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटी मलेरियल, तीन वर्ड याद मतलब, और इन्हीं को आप जब एग्जाम में लिखे तो हाईलाइट कर दीजिएगा, जरूरी नहीं वो इतना सारा पढ़े, उसको हाईलाइट पॉइंट लिखेंगे, जो भी हमारा चेक करें तो वो समझ जाएगा, बच्चे को पता है कि एंटी मलेरियल की तरह, लेकिन अब ये बैन है, ध्यान रखिएगा, इंडिया में हो रहा है यूज, पर वो गवर्नमेंट की तरफ से परमिट नहीं है, चोरी छुपे जो कर रहे हैं हमारे, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, तो चीप है, सस्ता है, दूसरे केमिकल्स के मुकाबले महंगे आते हैं, तो इसका इफेक्ट भी बहुत, लेकिन वही है। चलिए अब इसके देख ले साइड इफेक्ट क्या है इसके, ये तो हो गए यूजेज, अब इसके साइड इफेक्ट देखिए, तो हेडिंग बनाएंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट, पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। अच्छा एक चीज बताओ, जो चीज हमारे इन्वायरमेंट में पड़ी रहेगी वो इन्वायरमेंट को क्या करेगी, पल्यूट, अगर वो नष्ट हो जाए तो पल्यूट नहीं करेगी, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे कोई एनिमल डेथ हो गया, वो सड़ता रहे और वो सड़ता ही रहे, तो वहाँ तो एपिडेमिक की सिचुएशन बन जाएगी, महामारी की सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन आप लोग देखना उसको अगर दफना दिया जाए तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन दफना ना भी दिया जाए तो वो एनिमल्स 15 से 20 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वहाँ आपको स्केलेटन मिलेगा, उसका कंकाल मिलेगा, वही बात, तो वो कैसा होगा, बायोडिग्रेडेबल, वो है हमारे जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, धूल बना देते हैं, मट्टी बना देते हैं, बायोडिग्रेड, तो वो हम नहीं, प्लास्टिक पड़ी आप तो जमीन के अंदर या ऊपर रख दो, पत्थर से दबा दो, आज भी वैसे ही है, 100 साल भी बाद भी ऐसी रहेगी, 1000 साल बाद भी वैसे ही रहेगी, साल में अगर दफना दिया जमीन में तो वो सॉइल की फर्टिलाइजेशन जो प्रॉपर्टी होती है, फर्टिलिटी होती है, उसको भी डिस्ट्रॉय करती रहती है, तो क्या होगा, पोल्यूटेंट्स, तो जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा आप कह सकते हो हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि निश्चित समय तक हार्म पहुँचाएंगे लेकिन फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी प्लास्टिक, यह क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मॉस्किटो बोला था देखना, चलो डी ले आए क्या, हाँ चलिए एनवायरमेंटल इफेक्ट देखिए, सबसे पहला देखिए, पहला इफेक्ट है इसका एनवायरमेंट पे, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर,
इसके अलावा BHC पढ़ने वाले वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, hence causes pollution, या फिर बेटर लैंग्वेज में कर देते हैं hence becomes cause of pollution, इसी कारण से pollution का कारण बनता है। non biodegradable nature hence becomes cause of pollution, एक pollution का कारण है। सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ फिशिस के लिए, स्पाइसेस से जो हमारी फिशिस हैं जो उनकी स्पीसीज के लिए, तो ये सीधे सीधे हमें बता दिया है आज। हाईली टॉक्सिक टू फिश है ना, फिश के पास कैसे पहुंच सकता है, जैसे मान लीजिए किसी ने एग्रीकल्चर में इसकी यूज की और रेन वाटर के साथ ही फ्लो करके चला गया लेक पॉन्ड में, रिवर्स में, और फिर रिवर से जाके सी ओसीन में मिल जाएंगी है ना, तो फिर वो वहाँ पर हो सकता है। तो हाईली टॉक्सिक तो फिश है ना सेकेंड पॉइंट पे। एंड फाइनली एक खास बात, जैसे कोई केमिकल हमने यहाँ पर स्प्रे किया, वो एनवायरनमेंट में जाके स्प्रेड हो जाए, मतलब एक लेयर जहाँ तक एनिमल्स रहते हैं वहाँ से वो स्प्रेड होगी कहीं ऊपर चला जाए एटमॉस्फेयर में है ना, सनलाइट के इफेक्ट में वो डिस्ट्रॉय हो जाए, यूवी रेडिएशन के इफेक्ट में वो डिस्ट्रॉय हो जाए है ना, तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन कोई केमिकल हमने यहाँ डाला, वो पड़ा हुआ है एनवायरनमेंट में ही लगा हुआ है, तो वो ब्रीथ के द्वारा हमारे लिविंग बींग्स के अंदर जा रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। जैसे हम आपको पता है कई सारे एरोसॉल्स होते हैं, एरोसॉल्स के एग्जाम्पल जैसे इंसेक्टिसाइड एक एरोसॉल है। एरोसॉल जनरली क्या होते हैं, अगर हवा में कोई लिक्विड घुला हुआ है तो उसको एरोसॉल बोलते हैं, सॉलिड घुला हो तो भी एरोसॉल बोलते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन होता है कि लिक्विड, जैसे डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स में क्या होता है, स्प्रे जब करते हो आप लिक्विड निकलता है एयर के साथ, तो वो एरोसॉल है वो है ना। तो जैसे आपने मान लीजिए डिओड्रेंट वगैरह हो गए या कोई स्प्रे हो गया इंसेक्टिसाइड, उसको ऐसे हवा में उसको स्प्रे किया, आप देखोगे उसकी जो ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, बहुत लंबे समय तक होती है। कई तो ऐसे होते हैं जिनकी वीक तक होती है, मंथ तक होती है, तो वो कैसे हो गए हार्मफुल। जो भी इंसेक्टिसाइड जिनकी स्मेल बहुत लंबे समय तक टिकती है, तो रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे साथ जाते हैं, तो जो होते हैं कि एक समय के बाद यूवी रेडिएशन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर बिकम्स कॉज ऑफ पोल्यूशन, सेकेंड हाईली टॉक्सिक टू फिश, और थर्ड जो इसका बहुत डेंजरस बना देता है, जिसके कारण इसको बैन किया गया है, जिसके कारण नॉन बायोडिग्रेडेबल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज हो रही हैं, ठीक है ना, वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। हाईली टॉक्सिक टू फिश से एक ही कारण है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण इसको बैन किया गया है, ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है। देखिए नेक्स्ट, है very high, have very high chemical stability, have very high chemical stability in environment, hence becomes cause of environmental pollution। अब इसमें आपको क्या है, 2 मार्क्स में आएगा तो
आपको जल्दी से ध्यान रखना है, यूजिक में हो गए वही यूज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीमलेरियल। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में सीधे वर्ड याद करो, बाकी हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हमें लैंग्वेज आती है, इससे अच्छी भी लिख सकते हैं। इसी पॉइंट को हम हाफ पेज में भी लिख सकते थे और एक्सटेंड करके, और इसी को हम एक वर्ड में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। थर्ड टॉक्सिक है, किसके सेकंड टॉक्सिक किसके लिए ध्यान रखना है, और थर्ड ध्यान रखना है हाई केमिकल एक्टिविटी। ये तीन स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और ये डीडीटी आपका है। पढ़ लीजिए एक बार और कोशिश करिए कि मोर देन 50% आपको अभी याद हो जाए। फैक्ट याद कर लिए, नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। सिंपल है ना, बनी क्या हो गए, रिएक्शन में याद होगी। यूजेज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीमलेरियल। एनवायरमेंटल इफेक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल, टॉक्सिक टू फिश, हाईली टॉक्सिक टू फिश, एंड हाई केमिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और हाई केमिकल स्टेबिलिटी, इसको साथ में याद कर लो, बाकी लैंग्वेज तो सेम है। बिकम्स कॉज ऑफ पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हो गया ना याद, क्लियर? चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक डालिए। ये नाम बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी होती है। BHC, ये भी भैया इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, लेकिन थोड़ा सा DDT से कम है, लेकिन इसका एक गामा आइसोमर होता है चेयर फॉर्म में, चेयर कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है उसका, इसके गामा आइसोमर का, वो DDT से भी ज़्यादा आइसोमर है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से वो कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्ट्रक्चर में डिफरेंट आता है, तो इसका एक गामा आइसोमर होता है जो DDT से भी ज़्यादा पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, BHC का, है ना। तो BHC है, और इसका फुल फॉर्म अभी देखते हैं और पूरा सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। देखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, the full form of BHC is बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये बेंजीन से बनने वाला है, तो क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन इज C6H6। अच्छा, ये बताओ, क्लोरीन के मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, आप लोग अपने लॉजिक से बता सकते हो कितने लेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने लेंगे? 6, 3, क्योंकि एक एडिशन रिएक्शन है, कुछ निकलने नहीं वाला, सिर्फ जुड़ने वाला है। तो देखो BHC, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड चाहिए, तो यहाँ कितना लगाएं? 3, और ये बन जाएगा C6H6Cl6। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि Cl6 आते जाके समाये कहाँ पर है, कहाँ पर बेंजीन तो अपने आप एक बैलेंस मॉलिक्यूल है, ये कहाँ जाके समा गए। तो उसके लिए अभी हम एक और रिएक्शन करते हैं, आप दो में से कोई भी कर सकते हो एग्जाम में, टाइम वेस्ट मत करना, 2 नंबर में आए तो चाहे वाली कर देना, नीचे वाली कर देना, फ्लोट कर देना। तो ये बन गया हमारा BHC। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि सनलाइट में जितनी भी रेडिएशन है वो इसको सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ यूवी रेडिएशंस। मान लीजिए सनलाइट प्रेजेंट भी नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल यूवी रेडिएशंस के द्वारा ये रिएक्शन करा सकते हो। BHC, देखो इसके नेम देखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और भी नाम बताते हैं इसके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
और देखो इसके अब इंपॉर्टेंट नेम देखो, कितने कार्बन है इसमें, कितने हाइड्रोजन है, कितने क्लोरीन है, 6। तो इसको 666 भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसका सेकंड नेम है। गामा आइसोमर के कारण इसका एक नेम और है, गिमेक्जिन। ये इसका जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर आपको ये या तो BHC के नाम से मिलेगा या फिर इस नाम से मिलेगा, लिंडे। जी होगा इसके नामकरण, काफी नाम है इसके, हम आप लोगों के तो 2 ही होते हैं, इसके तो 4 नाम है। सिक्स प्रेजेंट सर, गैमेक्जिन प्रेजेंट सर, लिंडे प्रेजेंट सर। ऐसे बच्चे हो तो 10 बच्चों में 40 बच्चों की क्लास हो जाए। बेंजीन एक और कर देते हैं, लेकिन वो अब हम अलग से करेंगे, एक नाम हम इसका कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ समान है सर जी, ये तो बताओ आप कहाँ टॉपिक से हटा रहे हो, इसमें से ले जाओ, बताते हुए धैर्य या तो ये कर लेना है, नीचे वाले जो आपको बेटर लगे वो कर लेना, ठीक है। ये है बेंजीन। अब सर्कल ना बना के इस बार हम इसमें अल्टरनेट क्रम में बॉन्ड लगा रहे हैं, तो आपको बताना है ना कि कहाँ समान है वो क्लोरीन। 3Cl2 यूवी रिलेशन चाहिए। देखो थोड़ा हम देखिए, इसको समझने की कोशिश करें, है और कोई रंग बिरंगी चौक, कोई रंग बिरंगी चौक। देखो फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, एक इसकी, एक Cl यहाँ आके लिख जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, एक इसकी, तो एक Cl यहाँ और एक यहाँ, और ये वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देती है स्ट्राइक फटा और बॉन्ड बिक जाते हैं। जहाँ जहाँ वैलेंसी खत्म हुई वहाँ वहाँ क्या जुड़ जाएंगे आपके, अब तो यहाँ इस सभी कार्बन की वैलेंसी कम हो गई तो सभी पे क्या जुड़ जाएंगे आगे, क्लोरीन के एटम्स। तो अंदर तो इसमें कुछ बचा नहीं, और हर पॉइंट से आगे क्या जुड़ गया, H तो है ही, H थोड़ी निकाला है, H के निकलने से थोड़ी इसकी वैलेंसी गई है, H तो पहले से भी है, तो ये बन गया BHC C6H6Cl6। अब आपको ऊपर वाली रिएक्शन अच्छी लगती हो ऊपर वाली कर देना, ये वाली अच्छी लगती हो कर देना। तो ये बेंजीन और ये सॉरी ABHC, तो यहाँ समा गए हैं। अब थोड़ा समझ है कहाँ पर समा गए हैं। अच्छा इसका एक नाम और कर दें, क्यों 4 क्यों, सिर्फ 5 ही कर देना। इसका नाम बताओ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। बेंजीन जैसा दिख रहा है हमें, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन हेक्सेन बोल देते तो वो तो ओपन चेन में जाती है। हेक्सेन किस फॉर्म में, साइक्लो के, तो यहाँ भी आप इसको अगर क्लोरीन पॉइंट देखो तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में कितने क्लोरीन लगे, 6, तो हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, BHC का एक नाम और है। अच्छा इसको थोड़ी जगह रखना पीछे, कुछ और भी करेंगे। हेक्सा क्लोरो
कहीं से भी नंबरिंग चालू करें, क्लोरीन की नंबरिंग क्या आने वाली, 1 2 3 4 5 6 यही आने वाली है। कहीं से चालू करते हैं, यहाँ से करेगा, यहाँ सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कहीं से भी घूमोगे तो इसको बांध दोगे तो 2 3 4 5 6 यही आने वाली है ना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं देगा पूरी। अब इस बार तो हम करके ही रहेंगे पूरी। 6 5 4 पूरे दिमाग लगाएंगे ना। 2 8 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बहुत सारे नाम हैं इसके। नाउ आई एम फीलिंग जेलस, बीएससी से मैं जलन होगी। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ रंग रूप के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर कहाँ लिखते हैं, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, हम यहाँ लिख देते हैं। इसके भी रंग रूप के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, कैसा था डीडीटी, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी उसी कैटेगरी के हैं, ये भी इंसेक्टिसाइड ही है। बोले जब तुम वाइट हो तो हम काले कर दो, काले तो क्रिस्टलाइन पहले वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस जानते हो आप, डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है अगर सॉलिड में पार्टिकल्स का तो वो क्रिस्टलाइन कहलाते हैं, और इनडेफिनेट होता है तो वो एमोर्फस, जैसे रबड़ एमोर्फस है आपकी, है ना, जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है वो एमोर्फस कहलाते हैं, और जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन कहलाते हैं। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वो कितने पे जाके मेल्ट होता था, 109 पे। तो ये बोले हम तुमसे जीत के लोगे, तुमने कहा जीत जाओ, तो 112 पे होता है, 112 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब देख लेते हैं इसकी यूजेज। वही है जो डीडीटी का यूज है, एज एन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। हालांकि हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, डीडीटी मोस्ट इंसेक्टिसाइड के लिए, मोस्टली इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है, और एक पेस्ट को किल करने के लिए। ऐसी नॉलेज की बताती हूँ मैं कि वो जो उसका अगर हम वर्क कहते हैं या उसका मोस्ट आपका यूज कहते हैं तो वो एज एन इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, और ये एज अ पेस्टिसाइड किया जाता है। ठीक है, पर दोनों ही इंसेक्ट और पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं, एज एन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। सेकेंड पॉइंट जो इसको ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट रखना है, मैं इसका लगा सकती हूँ। द गामा आइसोमर ऑफ BHC is more powerful insecticide than तो इसका जो चेयर फॉर्म में, एक तो इसका सिंपल सिमेट्रिकल फॉर्म है, इसी का एक बनता है चेयर फॉर्म, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl, ये इसका गामा आइसोमर्स है। तो जैसा गामा आइसोमर्स है ना, तो ज़्यादा पावरफुल इंसेक्टिसाइड है,
ठीक है, चलो ये हो गए इसके यूजेस। अब ये देख रहे हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट देख रहे हैं इसके, देखिए इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट देखिए। एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट देखिए, हम रफ कर देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। बिल्कुल डीप की तरह ही है इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट, लेकिन ये उन फसल के लिए, उन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल है जो कि रूट्स को ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, उनके रूट्स पे जाके जम जाता है एनवायरमेंटल इफेक्ट। फिर देखिए नॉन बायो डिग्रेडेबल in nature, hence becomes cause of pollution or becomes cause of environmental pollution, जो आप लिखना चाहें, hence becomes cause of pollution। जो चीज भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हम भी बायोडिग्रेडेबल हैं, हम आप भी बायोडिग्रेडेबल हैं। जब तक हमारे अंदर लाइफ है तब तक तो हमारी बॉडी लिविंग बीइंग्स की तरह बिहेव कर रही, सेल्स में जान है, लेकिन जिस दिन लाइफ में रहेगी तो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो हमें उसी में मिला देंगी, तो हम भी बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर एंड बिकम्स कॉज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ज़्यादा जैसे वो टॉक्सिक है किसके लिए, ये ऐसे क्रॉप्स के लिए क्योंकि रूट्स ज़्यादा होती है, उसमें जाके चिपक जाता है और फिर रूट्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी जड़ें डिस्ट्रॉय होती है, फसल डिस्ट्रॉय। सेकंड देखिए गेट्स absorbed by roots of crops थोड़ा सा इस पॉइंट को सही करते हैं। गैस अब्जॉर्ब बाय सॉइल, मिट्टी के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाएगा, गैस अब्जॉर्ब बाय सॉइल, हेंस polluted crops, फसलें एंड polluted crops जनरली कौन सी स्पेसिफिक है, जिनकी रूट ज़्यादा स्प्रेड होती है, हेंस polluted crops having roots तो सभी की होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्प्रेड होती है having roots। फिर DDT भी हो गया हमारा, चलिए पढ़ लीजिए, सॉरी BHC भी हो गया, और फिर फाइनली आते हैं हम फ्रीऑन पे। कुछ नहीं है, सिमिलर तो है, दोनों सिमिलर है। कार्बन देखिए, कार्बन के साथ अगर क्लोरीन और फ्लोरीन आ जाए, अब इनका रेशियो डिफरेंट हो सकता है, कोई देखते हैं,
तो उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड, लेकिन मैक्सिमम या तो ये एक कार्बन के साथ जुड़ेंगे या दो कार्बन के साथ जुड़ेंगे। एक कार्बन का एल्केन मीथेन एंड दो कार्बन का एल्केन इथेन, कितने ही हो सकते हैं फ्रियोन, एक या दो कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड of methane and ethane are known as freon। क्लियर है बात? ये तो लिखते हैं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन compounds of chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are known as freons, तो CH3 क्लोरो फ्लोरो है ना, यहाँ वो लगेगा यहाँ पर, इसे लिखते हैं chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are known as are called freons। डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो इसका प्रिपरेशन देखो इसका कैसे। अच्छा, फ्रियोन के नाम भी हम बता दें आपको, पहले एग्जाम्पल देख लो और थोड़ा हम इनका नाम का तरीका भी बता दें कि इनका नाम होता कैसे है। सबसे अगर हम कह दें आप इसी इसको जान लो तो आपने फ्रियोन को जान लिया, यही है सबसे इम्पोर्टेंट फ्रियोन, यही है या सब कुछ इसी को मान लो आप। यही एयर कंडीशनिंग में यूज होता है, यही रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, यही डिओड्रेंट्स में, शेविंग क्रीम्स में यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रियोन है, इसको बोलते हैं फ्रियोन 012 या फिर सिंपली बोल सकते हो फ्रियोन 12 है ना, 12 तो कॉमन लगा देना, फ्रियोन 12 सबसे कॉमन यही है, यही आपको सबसे अच्छे से याद रखना है। और भी लिख देते हैं, लेकिन बाकी याद रख लिया और इसको नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं, इसको याद रख लिया बाकी याद नहीं रखे तो भी चले। ये है मोस्ट कॉमन, इंडस्ट्रियल पर्पस पे इसी को यूज किया जाता है ना। फ्रियोन 12 कैसे है अभी हम बता देते हैं। और देख लीजिए जैसे कि ये लिखा हमने CFCl3 है ना, देखो मीथेन की डेरिवेटिव सीख दी हमने सब ना, एक आध मीथेन का देख लेते हैं। C2F2Cl4। आप देखो थोड़े इनको नेम सिखा, इनके नेम कैसे किए जाते हैं। पहले इनके नेम में क्लोरीन के एटम्स का कोई रोल नहीं है, ये 1 2 आया कैसे बताते हैं। क्लोरीन एटम्स का कोई रोल नहीं होता इनके नेम में, ठीक है। और जो चीज है नहीं उसका रोल रहता है इसमें। इसमें क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा है ना, हो भी सकता है हाइड्रोजन हो जाए, एक मान लीजिए यहाँ हो जाए C2HFCl4 या फिर C2F2H2Cl, ऐसे भी हो सकता है। तो देखेंगे नेम कैसे होते हैं। जो भी कार्बन का नंबर है उस नंबर से -1 करना है और जो डिजिट जो वैल्यू है उसको 0 लिखना है। तो यहाँ कार्बन का नंबर कितना है 1, तो 1 से 1 माइनस कर देंगे तो कितना है 0 कार्बन का नंबर। जितने भी हाइड्रोजन हो उसमें +1 करके लिखना है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 0 और +1 तो कितना आ गया 1। तो हमें कितनी डिजिट मिल गई 0 और 1 है ना। जितने भी फ्लोरीन हो, क्लोरीन तो भूल ही जाओ, जितने भी फ्लोरीन एटम्स हो उसके नंबर सीधे सीधे लिख देने हैं। ये हो गया हमारा फ्रियोन 0 1 2, 0 1 2 भी लिख सकते हो आप। अब जल्दी से इनके नाम लिख देता हूँ, पहले कैसे सुन लो फिर भूल जाओगे। कार्बन के नंबर जो भी हो उसमें से एक कम करके लिखना है,
माइनस 1 करके लिखना है। हाइड्रोजन के नंबर जितने भी उसमें प्लस 1 करके लिखना है। फ्लोरीन के नंबर एडिटिव जितने भी, चलिए हम नाम लिख देते हैं दोनों के, इसके और इसके। यही है, बताओ फिर भी इसका नाम। 1 सही, कार्बन का नंबर 1, -1 0, ठीक है, 0 1 1 दिए सकते थे। हाइड्रोजन का नंबर 0, कितना जोड़ना है 1 1 आ गया। फ्लोरीन का कोई रोल नहीं है, इसका रोल है सीधे सीधे 1। कार्बन के नंबर से 1 कम, हाइड्रोजन के नंबर में +1, फ्लोरीन का नंबर स्टार्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखना है इसकी। देखिए कैसे होती है इसकी प्रिपरेशन। एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है इसकी प्रिपरेशन। क्या लेने हैं आपको, इतनी सिंपल तरीके से इसकी ट्रिक बता रहे हैं आपको, तुरंत कर जाओगे रिएक्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड जानते हो आप लोग, CCl4। आप चाहे तो CCl4 सीधे लिख देना, हमें आपको रिएक्शन समझानी है इसलिए हम CCl4 लेते हैं। और हम कहेंगे अभी आप भी ऐसे लिखिए, फिर बाद में आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखना। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्लस लेने हैं आपको एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड। एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड, reaction of carbon tetrachloride with antimony trichloride in presence of antimony pentachloride. When takes place, then freon 12 is formed. Then freon 12 is formed. देखो रिएक्शन खत्म। 3 और 2 का रेशियो बस लिख लो आप, रिएक्शन खत्म। रिएक्शन खत्म। अच्छा देखो रिएक्शन खत्म हो गई, बड़े ध्यान से देखो। क्लोरीन और क्लोरीन, कितने क्लोरीन निकले क्लियर बात, कितने 3 2 4 6। अब देखो पहले हम ट्रिक से बताते हैं। क्या करो आप, बस इतना करो कि इस F की शक्ल की जगह पे सिगल रख दो। देखो पहले बाद में लिखना, भी थोड़ा एक मिनट देख लो आप लोग, लिख लेना। तो हमने क्या कहा, जो F की शक्ल इसकी जगह क्या लिखे हम, Cl, यही किया हमने। तो देखो ये Cl क्या यहाँ से आ गए क्या, 3 2 6 पहुंच गए वहां पर। अब यहाँ से कितने क्लोरीन है 6, वो कहाँ जाएंगे इसके प्लेस पे, फिर शक्ल चेंज कर दो, यहाँ रख दो F और यहाँ रख दो Cl। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3 C, यहाँ भी F आ गया और यहाँ भी F। मतलब आप जरूरी नहीं है कि यही वाले रिप्लेस करो, आप कोई भी कर सकते हो। और यहाँ पर Cl, क्या ये बन गया फ्रीऑन 12 है ना, CF2Cl2। आप इस रिएक्शन को जल्दी से ऐसे भी कर सकते थे, 3 CCl4
प्लस 2SBH3, लेकिन फिर इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और ये यहाँ पर आपके बन जाएंगे 3CCl2F2 प्लस 2SBCl, वही है, लेकिन यहाँ से रिएक्शन में समझ में आती है। तो आपको देखो क्या करना है, आप इतना भी ध्यान रखें, कितना ध्यान रखें आप, इतना भी ध्यान रखें आप कि 3 और 2 का रेशियो लेना है, इनकी शक्ल की जगह, बाकी रेशियो चेंज मत करना, वही रखना। जब इनकी शक्ल की जगह F रख दो और इस शक्ल की जगह Cl रख दो, तो ये रिएक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। तो ये रिएक्शन बच्चों को परेशान करती है बहुत बैलेंसिंग में। मैंने CCl4 है ना, कार्बन टेट्रा, और ये है हमारा फ्रियोन, और इस फ्रियोन का नाम है फ्रियोन 012 या फ्रियोन 12 भी बोल सकते हैं, फ्रियोन है F, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई, साथ में प्रिपरेशन हो गई। अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी ना, नीचे नहीं हुआ रही प्रॉपर्टी, थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी लाइन में आएंगी, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी। ये प्रिपरेशन थी, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। देखिए तो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ तो ख़त्म होता ही नहीं है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर ऊपर जाके भी ख़त्म नहीं होता है, और डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है। किसको? ओजोन लेयर को। मोस्ट कॉमन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन और डिस्टोर्शन ऑफ ओजोन लेयर इज फ्यूजन। और सबसे ज़्यादा इसका यूज कहाँ हो रहा है? एज अ कूलेंट। एयर कंडीशनर में क्या भरा जाता है पीछे? फ्यूजन भरा जाता है। रेफ्रिजरेटर में आजकल तो शायद लिक्विड अमोनिया का भी यूज होने लगा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े स्तर पे, लार्ज स्तर पर किसका यूज किया जा रहा है? फ्यूजन का। डिओड्रेंट्स जो आ रहे हैं उसमें फ्यूजन, शेविंग क्रीम्स में, जो डिओड्रेंट्स में या शेविंग क्रीम में जो कूलेंट पड़े होते हैं, ठंडक पहुंचाने वाले पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? फ्यूजन्स होते हैं। तो ये भले ही हमारी डेली यूजेज की जो चीज़ें हैं उसमें पहुँच कर ही हमें आराम पहुँचा रहा है, कंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन अदर वे में देखें तो ये नेचर को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, और भी कई फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन फैक्टर ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए फ्रियोन है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है ना। और हम आपको अगर बता दें, एक रैंडम डाटा अगर हम आपको बता दें, तो इसका एक मॉलिक्यूल ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें चेन रिएक्शन होती है पीरियडिकल के द्वारा, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, लास्ट में जाके फिर अपनी मॉलिक्यूल्स में वापस आ जाता है, Cl2 के फॉर्म में रिलीज रहता है। तो इसका एक मॉलिक्यूल ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये रैंडम डाटा है ना। और देखिए प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दूसरा नहीं समझना है, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। यहाँ तो इनर्ट है, लेकिन ओजोन से यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है, ध्यान रखिएगा। हाईली स्टेबल, ऑलमोस्ट इनर्ट, या फिर नॉन रिएक्टिव लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इनर्ट, लेकिन टॉक्सिक नहीं है, ऑलमोस्ट इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं, खराब भी नहीं होता जल्दी, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरेसिव, नॉन कोरेसिव, हाईली स्टेबल, ऑलमोस्ट इनर्ट, नॉन टॉक्सिक,
नॉन कोरोसिव, खराब भी नहीं होता है जल्दी, नॉन कोरोसिव। याद है ज्यादातर फ्रेऑन तो गैसेस हैं, लेकिन कुछ फ्रेऑन्स वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स जैसे हम बता दें पेट्रोल, पेट्रोल कैसा है? वॉलेटाइल लिक्विड। रूम टेम्परेचर में किस में जाने लगता है? वेपर में जाने लगता है ना, तो ध्यान रखिए। हाईली स्टेबल, ऑलमोस्ट इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव। आइदर गैसेस और volatile liquids, either gaseous or volatile liquids, volatile liquids। मोस्टली गैसेस ही हैं फ्रेऑन आपके, ठीक है, पर कुछ ऐसे गैसेस हैं जो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, लेकिन वो वॉलेटाइल हैं, इसलिए फिर से किसमें चली जाती है? गैसेस फॉर्म में जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट इनर्ट है, लेकिन ओजोन लेयर में यूवी रेडिएशन की वजह से ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है क्लोरीन एटम के द्वारा। ऑलमोस्ट इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, आइदर गैसेस और वॉलेटाइल लिक्विड्स। ये है हमारे फ्रेऑन्स की प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखते हैं इसकी यूजेज। देखिए इसकी यूज, सबसे बड़े यूज इसका एक ही याद रख लो, जहां भी यूज हो रहा है, चाहे वो एयर कंडीशनर में हो, चाहे रेफ्रिजरेटर्स में हो, चाहे एरोसॉल के फॉर्म में डिओड्रेंट्स में यूज हो रहा हो, एक ही इसका यूज है कूलेंट। एक कूलेंट है, ठंडक पहुंचाने वाला सब्सटेंस है। यूज में तो सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं। फर्स्ट यूज एज अ refrigerant। Refrigerant are those substances which are used for freezing। जो फ्रीजिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, वो फिर से चीज़ों को फ्रीज कर देगा, जैसे लिक्विड है तो उसको फिर से फ्रीज कर देगा, तो वो रेफ्रिजरेटर है ना। एज अ रेफ्रिजरेंट in refrigerator and in, सबसे ज़्यादा तो यही दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैक्सिमम CFC को रिलीज कर रही है एनवायरनमेंट में। एक तो रेफ्रिजरेटर है, दूसरा एयर कंडीशनर्स। एज अ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड इन एयर कंडीशनर्स। एज अ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर and air conditioning, air conditioners। सेकेंड यूज देखिए, एज एंड एरोसॉल। एज एंड एरोसॉल in the form of propellant, in the form of propellant। propellant हम आपको समझा दें, पहले एरोसोल समझ लो क्या है। एयर के साथ जो लिक्विड के पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, सॉलिड के भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली लिक्विड को ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो एयर प्लस वाटर का मिक्सचर लाता है हमारा एरोसॉल। एयर प्लस वाटर, इसको एरोसॉल। अगर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिड एरोसॉल।
एरोसॉल। अच्छा, अब हम बता रहे हैं आपको प्रोपलेंट। प्रोपलेंट क्या होते हैं? एरोसॉल तो जब भी लिक्विड एयर में डिसॉल्व होगा तो उसको बोलेंगे एरोसॉल। लेकिन प्रोपलेंट क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपने कभी डिओड्रेंट अपने पर स्प्रे किया हो तो जो वो पार्टिकल ठंडक पहुंचाते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं एयर में, लिक्विड के जो छोटे छोटे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो ठंडक पहुंचाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोपलेंट कहलाते हैं। तो एज एरोसॉल, हम एरोसॉल की स्पेलिंग गलत लिखते हैं 2 बार, तभी हमारा दिमाग, हम संज्ञा पूछ रहे हैं और हमारा दिमाग यहाँ जा रहा है। एज एन एरोसॉल, एज एन एरोसॉल, एज एन एरोसॉल in the form of propellant in deodorants की स्पेलिंग देखिएगा, है ना, DEODORANTS, ये होती है deodorants की स्पेलिंग। in deodorants shaving creams and in insecticide spray। as a refrigerant, in refrigerator and in air conditioning, as an aerosol in the form of propellant in deodorants, shaving creams and in insecticides। पढ़ लो, कहीं इसमें से कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लो। अंदर फेंक देते थे। और ये आपका चैप्टर एंड है। Environmental freon is a most common substance या एजेंट भी लिख सकते हो आप। freon is a most common substance which are responsible for ozone layer depletion, क्षति, ओजोन लेयर डिप्लेशन। और इसमें भी आपको एक ही बार याद करना है।